Dear students, Assalamu alaikum. In our previous lecture, we were discussing and exploring the definition of economy, which stated that the economy is the unstoppable nexus among economic agents, structural sectors, and fundamental markets. So, due to this definition, we have three pivot points. The first one was the economic agents, the second one was the structural sectors, and the last one was the fundamental markets. So while discussing economic agents, we left our discussion till consumers and producers. और वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि कंज्यूमर्स किसी भी इकोनॉमी का या किसी भी सोसाइटी का साइज़ की वजह से सबसे लार्जेस्ट पार्ट है, और ये इकोनॉमी का 2/3 या 67% पोर्शन है। कंज्यूमर्स को हमने दो ब्रॉडर कैटेगरीज में सब डिवाइड किया था। एक कैटेगरी टेंजिबल आइटम्स और दूसरी कैटेगरी इनटेंजिबल आइटम्स की थी। टेंजिबल आइटम्स को हमने गुड्स की लाइफ स्पैन के हवाले से फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था कि कंज्यूमर्स पेरिशेबल गुड्स भी कंज्यूम करते हैं, लाइक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी कंज्यूम करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, होम अप्लाइंसेस, शूज़, क्लॉथ एट्सेट्रा। और वो ड्यूरेबल गुड्स भी कंज्यूम करते हैं, लाइक फर्नीचर एंड फिक्सचर, रियल एस्टेट एंड ऑटोमोबाइल। प्लस इनटेंजिबल आइटम्स भी कंज्यूम करते हैं, जिसको हमने सर्विसेज कहा था, लाइक एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, फैसिलिटीज़ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक डैम्स, टनल्स, रोड्स, अंडरपासेस, फ्लाईओवर्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट, एज वेल एज बॉक्स ऑफिस। फिर इसके बाद हमने अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू किया और हमने प्रोड्यूसर्स को डिस्कस किया। और प्रोड्यूसर्स को हमने 3 लार्जर कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिनमें नंबर 1 बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट थी, द इन्वेस्टमेंट डेट इंक्लूड एग्रो बिजनेस लाइक द एग्रीकल्चर सेक्टर, द कल्टिवेशन ऑफ मेजर कैश क्रॉप्स, वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन एंड माइनर क्रॉप्स लाइक ऑयल, सीड ऑयल एंड पल्सेस। फिर इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में मैंने कहा था कि इंडस्ट्री 2 तरह की होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न से रिलेटेड, यानी जो रॉ मटेरियल से एक प्रोसेस के ज़रिए फिनिश गुड बनाती है, और ट्रेडिंग कंसर्न्स था दूसरा, जो किसी भी फिनिश प्रोडक्ट को लो प्राइस मार्केट से एक आर्बिट्राजर के बिजनेस के ज़रिए, यानी आर्बिट्राशन के ज़रिए वो लो प्राइस मार्केट से परचेज करके उसी प्रोडक्ट को किसी हाई प्राइस मार्केट में सेल कर देते हैं। और तीसरा सेक्टर हमने सर्विसेज डिस्कस किया था। इसके बाद दूसरी कैटेगरी प्रोड्यूसर की हमारे पास हाउसिंग इन्वेस्टमेंट थी, जिसे मैंने बताया कि पिछले कपल ऑफ ईयर्स में पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड मेकिंग प्रोग्रेस अचीव की गई। और वहाँ पे फिर मैंने अब तज़किरा किया कि पाकिस्तान में ये हाउसिंग इन्वेस्टमेंट बड़ी डैमेजिंग है, इसलिए कि ये एक एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर हॉरिजॉन्टली एंड एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, जबकि अगर आप इमर्जिंग या डेवलप इकोनॉमीज़ का तज़किरा करें, लाइक इकोनॉमी ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन, सिंगापुर, चाइना, नॉर्थ कोरिया, मलेशिया, टर्की, तो वहाँ पे आप देखें कि उन्होंने स्काई स्क्रैपर के ज़रिए, यानी ह्यूज और हैवी बिल्डिंग्स बना के उन्होंने वर्टिकल एक्सपेंशन के ज़रिए उन्होंने ग्रोथ को अचीव किया, और वहाँ पे इनका ग्रोथ रेट बड़ा सिग्निफिकेंट है। और तीसरी इन्वेस्टमेंट का हमने तज़किरा किया था स्टॉक या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। स्टॉक और इन्वेंट्री में वही फ़र्क है जो स्टॉक और फ्लो में है। फ्लो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में रीज़नेबल, जस्ट और फेयर प्राइस की वजह से ऑफ़र हो जाती हैं, और अगर वो किसी वजह से मार्केट में सेल या सप्लाई नहीं हो पाती तो उन्हें हम स्टॉक इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में कंसिडर कर लेते हैं। आल्दो ये एक इन्वेस्टमेंट है
फर्म्स ने इसके ऊपर एक कॉस्ट बियर की हुई है, इस पे एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हुई थी, इस पे गुड्स एंड सर्विसेज जो थी वो प्रोड्यूस हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का यूजेज इसमें हुआ था, तो हम उसे एक इन्वेस्टमेंट ही कंसीडर करेंगे। लेकिन नियर फ्यूचर जब वो जाके कभी सेल होंगी तो वो या हाउसिंग इन्वेस्टमेंट में कंसीडर की जाएंगी या उसे बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट में, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या सर्विसेज में उसकी नेचर के हिसाब से उसे हम कंसीडर कर लेंगे। अदरवाइज वो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी डिस्कशन को कंप्लीट किया था। आज लेक्चर 3 में हम बाकी के 2 पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लाइक गवर्नमेंट, और स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि गवर्नमेंट को हम कैपिटल G के साथ डिनोट करते हैं, विच इज़ द एपी सेंटर ऑफ ऑल इकानमी, विच इज़ द पिवट सेंटर ऑफ ऑल इकानमी, जिसका काम ओवरऑल इकानमी को कंट्रोल करना है। और इसके बाद ट्रेडर्स हैं, और ट्रेडर्स की करैक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये नेट एक्सपोर्ट करते हैं, और सिंबॉलिकली नेट एक्सपोर्ट को कैपिटल NX के साथ डिनोट किया जाता है। तो हम अपनी गुफ्तगू स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट से। सो वी द इकोनॉमिस्ट डिफाइन गवर्नमेंट एज ए पब्लिक पॉलिसी और एज ए फिस्कल पॉलिसी that it is related with the collection of revenues and spending on expenditures. अब इस डेफिनेशन के 2 पॉइंट है। द फर्स्ट वन इज द सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड द सेकंड वन इज द स्पेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर, दैट विल बी डिस्कस्ड लेटर इन दिस लेक्चर। गवर्नमेंट के रेवेन्यू के 4 मेन सोर्सेज हैं। नंबर 1 आपको नज़र आ रहा है टैक्सेस। गवर्नमेंट का ये पहला सोर्स, इसको हम रेवेन्यू भी कहते हैं और इनकम सोर्स भी कहते हैं। और इनकम सोर्स के फर्दर 2 की पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ द डायरेक्ट टैक्सेस एंड द सेकंड वन इज़ द इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं जनरली इसको डिफाइन कर रहा हूँ कि डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो हाउस होल्ड या बिजनेसेस की इनकम के ऊपर अप्लाई होते हैं। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स, द टैक्स विच इज़ पेड बाय द हाउस होल्ड, कॉरपोरेट टैक्स, द टैक्स विच इज़ पेड बाय द बिजनेसेस, फर्म्स, कंपनीज, कॉरपोरेशंस। द थर्ड वन इज़ द प्रॉपर्टी टैक्स, द टैक्स विच इज़ पेड ऑन द प्रॉपर्टी। इसके अलावा विद होल्डिंग टैक्स, या जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी कहते हैं। तो ये वो सोर्सेज हैं, यानी ये वो डायरेक्ट सोर्स है जिसके ऊपर गवर्नमेंट डायरेक्ट आपकी इनकम के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स अप्लाई करती है। चाहे आप हाउस होल्ड हैं, चाहे आप प्रोड्यूसर्स हैं, चाहे आप ट्रेडर्स हैं, या चाहे आप गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, आपने अपनी इनकम के ऊपर आपने ये टैक्सेस पे करने हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स में जो इनकम टैक्स है ये हाउस होल्ड अपनी वेज इनकम के ऊपर पे करेंगे। यानी वेज इनकम का मतलब वो इनकम जो उन्होंने कहीं ना कहीं जॉब करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके जो उन्होंने उसके ऊपर सैलरीज मिली हैं, उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। इसके साथ इसमें वेल्थ टैक्स भी आ जाता है। वेल्थ टैक्स ये वो टैक्स है जो हाउस होल्ड ने या किसी भी इकोनॉमिक एजेंट ने अपनी नॉन वेज इनकम के ऊपर पे करना है। और नॉन वेज इनकम कौन सी है? ऐसी इनकम तो ऑब्वियसली कतई नहीं होगी जो उन्होंने सर्विसेज रेंडर करके अर्न की है, बल्कि ये वो इनकम है जो प्राइस बॉन्ड्स के ऊपर, लॉटरीज के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, बोनसेस के ऊपर जो उन्होंने अर्न की होंगी इनकम, यानी वो इनकम उन्होंने किसी सोर्स से अर्न नहीं की हुई, किसी वेज सोर्स से अर्न नहीं की हुई, बल्कि किसी अदर सोर्स से अर्न की हुई है, और वो अदर सोर्स नॉन वेज सोर्स है, तो वो भी वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में पे करेंगे। तो टैक्सेस में ये बात याद रखिएगा कि सबसे लार्जेस्ट जो रेवेन्यू या इनकम का सोर्स है जो गवर्नमेंट ने एक्सप्लिसिटली रिटर्न नहीं करना अपनी सोसाइटी को, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। इसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स भी है। इनडायरेक्ट टैक्स, इट इज़ द टैक्स विच इज़ पेड ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये डिफरेंस यहाँ से क्लियर हो जाता है कि डायरेक्ट टैक्स वो जो इनकम के ऊपर पे करना है, और इनडायरेक्ट टैक्स वो जो कंजम्पशन पे करना है। और एक और बात आपने याद रखनी है कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये
नॉन ट्रांसफरेबल होता है। इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी, जिसे जनरल सेल टैक्स कहते हैं, जो लोकली कंज्यूम्ड गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर आपने पे करना है। इसके साथ साथ टैरिफ भी एक है। टैरिफ ये वो टैक्स है जो फॉरेन कमोडिटीज़, इंपोर्टेड कमोडिटीज़ के ऊपर जो पे करना होता है, और इसकी परसेंटेज जनरल सेल टैक्स से काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर इसके अलावा सरचार्जेस हैं, ड्यूटीज़ हैं, कस्टम्स हैं, टोल टैक्स है, चलान्स हैं। ये सारी अमाउंट जो है ये इनडायरेक्ट टैक्स की आपने पे करनी है। अब ब्रॉडली स्पीकिंग कि गवर्नमेंट को अपने प्रोमिसेस अकम्प्लिश करने के लिए जो उसने अवामुन नास पे डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की सूरत में करने हैं, जो हम अभी आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे, उनको पूरा करने के लिए टैक्सेस मोर देन इनफ है, प्रोवाइडेड कि गवर्नमेंट अननेसेसरी और अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर नहीं करती। गवर्नमेंट जितनी भी डिसीजन मेकिंग करती है वो रैशनल डिसीजन मेकिंग करती है। जैसा कि मैंने लेक्चर 1 में आपसे डिस्कस किया था कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनको तो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं किया जा सकता, रिसोर्सेज इसलिए लिमिटेड है, लेकिन उनको एफिशिएंसी की बेसिस पे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। तो अगर गवर्नमेंट एफिशिएंट है, गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग रैशनली करती है, तो गवर्नमेंट ने सारे एक्सपेंडिचर्स अपने टैक्सेस से मीट कर सकती है। अगेन अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज़ की बात करें तो वो कभी भी ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4 को टच नहीं करती। लेकिन अगेन जब गवर्नमेंट डेफिसिट में जाती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू का साइज़ किसी भी वजह से, गवर्नमेंट की अपनी पुअर या बैड गवर्नेंस की वजह से या लोगों का गवर्नमेंट को टैक्सेस ना देने की वजह से, गवर्नमेंट पे क्या करती है, उसको सेकंड ऑप्शन को पिक करना पड़ता है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास है बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़, जिसे हम इंटरनल लोन भी कहते हैं। तो आप गौर करें, इन 4 सोर्सेज में सिर्फ पहला सोर्स इनकम का है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ सोर्स जो है ये लोन्स का है। ये गवर्नमेंट ने रीपे करने हैं विद इंटरेस्ट। अब बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ में गवर्नमेंट क्या करती है, जब उसके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट नहीं रहते तो वो मार्केट में बॉन्ड्स या सिक्योरिटी सेल कर देती है। उसके सेल करने से क्या होता है कि वो जनरल पब्लिक को, यानी अवामुन नास को, लोगों को वो एक ख़ास परसेंटेज जिसे इंटरेस्ट कहते हैं वो ऑफ़र करती है, जिससे लोग एक सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, सिक्योर्ड बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को देखते हुए लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो पैसा है, जो फाइनेंस है, जो फंड्स हैं, जो क्रेडिट है, वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाता है। और गवर्नमेंट क्या करती है, उन पैसों के साथ अपने प्रोमिसेस को मीट करने की कोशिश करती है। अगेन वो प्रोमिसेस डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की सूरत में हो सकते हैं। लेकिन जनरली स्पीकिंग कि ये वाली साइड जो है ये गवर्नमेंट के पास इतनी ख़ास रेवेन्यू को जनरेट नहीं कर पाती। उसकी रीज़न ये है कि जब कभी गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ इशू करती है तो 60% या 70% पॉपुलेशन ये 100% एक्सपेक्ट कर रही होती है, और वो रैशनली एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू नहीं है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, वो हमसे क्रेडिट ले रही है। इसका मतलब ये है कि जब कभी गवर्नमेंट ने कल को डेट सर्विसिंग करनी होगी, यानी इंटरनल लोन जनरल पब्लिक को जब पे बैक करना होगा, तो वो ऑब्वियसली अपनी पॉकेट से तो पे नहीं करेगी, उसके लिए वो प्रिंटिंग मनी का सहारा लेगी, यानी करेंसी नोट प्रिंट करेगी। और जैसे ही गवर्नमेंट करेंसी नोट प्रिंट करती है तो उससे क्वांटिटी ऑफ मनी का जो साइज़ है वो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के साइज से एक्सीड कर जाता है, जिससे जनरल प्राइस लेवल, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं, वो इंक्रीज़ कर जाती है। और जैसे ही इन्फ्लेशन इंक्रीज़ करती है और लोगों को 6 माह या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के बाद जब उन्हें उनकी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट समेत वापस मिलती है तो उसकी परचेजिंग पावर कम होती है, क्योंकि जब उन्होंने गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड किया था बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज़ को ख़रीद के, तब मनी की या करेंसी की या पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू हाई थी। जब उन्हें वापस मिला विद इंटरेस्ट रेट तो उसकी पावर या उसकी परचेजिंग पावर या बाइंग पावर या द वैल्यू ऑफ करेंसी वो कम है। तो इसलिए ये सेकंड ऑप्शन गवर्नमेंट के पास इतनी रीज़नेबल नहीं रहती, इसलिए गवर्नमेंट थर्ड ऑप्शन को यूटिलाइज करने की कोशिश करती है। और थर्ड ऑप्शन आपको स्क्रीन पे सेनोरेज के नाम से नज़र आ रहा होगा। ये वर्ड फ्रेंच वर्ड सैनर से डिराइव किया हुआ है, और सैनर का मतलब होता है फ्यूडल लॉर्ड्स। फ्यूडल लॉर्ड्स का वर्ड सुन के आपके जहन में आ रहा होगा कि फ्यूडल लॉर्ड्स वो लोग होते हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है।
तो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम में जिस इंस्टीट्यूट के पास सबसे ज़्यादा पैसा या सबसे ज़्यादा मनी को प्रिंट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या पावर है, वो सेंट्रल बैंक के पास है, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास है। तो सैनरेज को आप प्रिंटिंग मनी समझ सकते हैं। ये भी इंटरनल लोन ही है। ये इस तरह से नहीं होता कि गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक को कहा कि आप मनी प्रिंट करके हमें दे दें तो हम अपने एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर लें। ये लॉजिकल कन्विंसिंग नहीं है। आल्दो ये एक बैकडोर ज़रूर है, लेकिन इसके बड़े नुकसानात होते हैं। नुकसानात इस तरह से कि आप उसकी एग्जांपल ये ले लें जो मैंने शुरू में भी तज़करा किया अपने लेक्चर्स में कि 1923 में जर्मनी के बंडस बैंक ने, जो उनका सेंट्रल बैंक था, उन्होंने एक्सेसिवली मनी को प्रिंट किया। उनकी गवर्नमेंट बहुत करप्ट थी, बहुत नाअहल और निकम्मी गवर्नमेंट थी। उन्होंने ज़ाहिरी बात है आवाम से वादे किए वो पूरे ना कर सके, और री इलेक्ट भी उन्होंने होना था अगली दफ़ा के लिए। तो फिर उन्होंने बंडस बैंक का सहारा लिया और उन्होंने बंडस बैंक ने बहुत ज़्यादा जो है वो करेंसी प्रिंट करके ऑफ़र दी। उससे नुकसान क्या हुआ कि उससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। हाइपर इन्फ्लेशन का मतलब है कि वो इन्फ्लेशन जो 3 डिजिट से ग्रो करती है, और 3 डिजिट का मतलब ये है कि 100%, 500% और 1000%, 10,000%, इस रेट से इन्फ्लेशन ग्रो करती है। और उस इन्फ्लेशन का नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि मनी की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो जाती है। लोगों को करेंसी नोट पे एतबार नहीं रहता, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से एक्सीड कर जाती है। उसकी मिसाल ऐसे ही है कि जैसे आपके पास 10 रुपये हों और आपको 100 रुपया और पकड़ा दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? उस 100 रुपये से ट्रांजैक्शन पर्पसेस के लिए भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे, उसे स्पेकुलेशन पर्पसेस के लिए भी मनी को इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप मार्केट में जाके चीज़ें ख़रीदेंगे या बहुत ज़्यादा जगह पे जाके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उससे नुकसान क्या होगा कि डिमांड एक्सीड कर जाएगी, सप्लाई लिमिटेड रहेगी, और इस डिमांड और सप्लाई के गैप की वजह से, यानी इस शॉर्टेज की वजह से, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती चली जाएंगी, जिसे हम इकोनॉमिक्स में हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में सेंट्रल बैंक को फिर डिसॉल्व भी करना पड़ता है, जैसा कि बंडस बैंक को डिसॉल्व किया। इसी तरह से वेनेजुएला की एग्जांपल भी है। उन्होंने भी मनी को एक्सेसिवली प्रिंट किया और गवर्नमेंट ने फिर सेंट्रल बैंक को मनी रीपे भी नहीं की, जिससे हाइपर इन्फ्लेशन हो गई। अमेरिका में भी हाइपर इन्फ्लेशन रही, जर्मनी में भी हाइपर इन्फ्लेशन रही, इंडोनेशिया में हाइपर इन्फ्लेशन रही, वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन रही। तो ये सोसाइटी के लिए बड़ा डैमेजिंग होता है। और आप इमेजिन करें कि अगर आपके कंट्री में सेंट्रल बैंक ही ख़त्म हो जाए, यानी करेंसी नोट ही ख़त्म हो जाए, तो अगेन आपको बार्टर सिस्टम पे एक स्टेप बैकवर्ड जाना पड़ेगा, क्योंकि मनी की तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को रैशनल होना चाहिए, उसको सिर्फ फर्स्ट सोर्स को ही यूज़ करना चाहिए, या एक्सट्रीम केसेस में सेकंड सोर्सेज तक ही उसे रहना चाहिए। थर्ड ऑप्शन के अलावा आपको फोर्थ ऑप्शन भी नज़र आ रही है। अगर गवर्नमेंट सैनरेज या प्रिंटिंग मनी की तरफ नहीं जाती, तो वो फॉरेन ग्रांट्स एंड डेट्स का सहारा भी ले सकती है, जिसे हम एक्सटर्नल लोन भी कहते हैं। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। अब डेट्स और ग्रांट्स में फ़र्क क्या है? जनरली तो इसको हम सिनोनिमसली या इंटरचेंजेबली या इनडिफरेंटली हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के स्पेसिफिक मीनिंग है। डेट्स वो फाइनेंशियल असिस्टेंस या वो फाइनेंशियल सपोर्ट है जो आपको किसी भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगी। इसे हम डेट्स भी कहते हैं, लाइबिलिटीज़ भी कहते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी कहते हैं। लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WB, वर्ल्ड बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, एंड ICRD, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब ये सारे के सारे जो मैंने आपको नाम लिए हैं, ये सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये इंस्टीट्यूट हैं जो आपको फंड्स प्रोवाइड करेंगे और ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट आपको इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। IMF मैंने नाम लिया। IMF ये वो लोन प्रोवाइड करता है जो किसी भी कंट्री ने अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट को पूरा करने के लिए, यानी अगर आपकी एक्सपोर्ट आपकी इंपोर्ट से कम हो जाएं, तो आपने फॉरेन पेमेंट्स अगर करनी है
इंटरनेशनल कंट्रीज़ को, तो उसके लिए आपको IMF लोन प्रोवाइड करेगा, आप उससे अपनी पेमेंट्स कर सकती हैं और अल्टीमेटली आपने ये लोन जो है वो IMF को रिटर्न भी करना है। वर्ल्ड बैंक का मैंने नाम लिया। वर्ल्ड बैंक आपको वो लोन प्रोवाइड करेगा जो आपने रियल सेक्टर के ऊपर करने हैं, यानी फैक्ट्रीज को बना के करना है, डैम्स बनाने हैं, ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, टेलीकम्युनिकेशन को इम्प्रूव, यानी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए आपको वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से OIC भी है और ICRD भी है। तो ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उसके लिए ये आपको फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। दूसरे नंबर पे ग्रांट्स हैं। ग्रांट्स ये वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो आपको एक कंट्री पे करेगा, यानी अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स ने आपको फंडिंग प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम ग्रांट का वर्ड यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, कोई भी सेनेटर पाकिस्तान को लोन प्रोवाइड करने के लिए लोअर हाउस और अपर हाउस में बिल प्रेजेंट करेगा। वो बिल मेजॉरिटी इन अथॉरिटी यानी 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो बिल अप्रूव होगा और फिर उसकी अप्रूवल के बाद गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये आपको लोन प्रोवाइड करेगी। लेकिन इस पे इंटरेस्ट तो नहीं होगा, लेकिन ये लोन बड़े कंडीशनल होंगे और ये जो कंडीशंस होती हैं ये बड़ी सोसाइटी के लिए बड़ी डैमेजिंग होती हैं। इसी तरह से सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को रिसेंट टाइम्स में बड़े लोन प्रोवाइड करता चला आया। वो लोन्स भी कंडीशनल होते हैं और कंडीशनल लोन्स में कुछ लोन टाइड भी होते हैं, कुछ लोन अनटाइड भी होते हैं। टाइड का मतलब ये कि जिस तरह आपको याद होगा कि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $6 बिलियन की एड दी थी, यानी ग्रांट दी थी, और उस ग्रांट का ये कहा गया था कि $3 बिलियन की ग्रांट टाइड है यानी कंडीशनल है, $3 बिलियन की टाइड अनकंडीशनल है या अनटाइड है। मतलब ये कि $3 बिलियन से आपने सऊदी अरेबिया से आपने पेट्रोल ख़रीदना है और उस पेट्रोल की पेमेंट करनी है, और $3 बिलियन से आप उसको किसी भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए, रॉयल्टीज़ को पे करने के लिए, टेंजिबल और इंटेंजिबल आइटम्स की पेमेंट्स के लिए, आपने किसी पर्पसेस के लिए भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से चाइना ने पाकिस्तान को $6.3 बिलियन का लोन प्रोवाइड किया था और उन्होंने ये कहा था कि इसका हाफ आपने चाइना से ही प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में ऑयल इंडस्ट्रीज़ जो थी वो इंस्टॉल करनी थी, लॉन्च करनी थी, और ऑयल इंडस्ट्री के लिए एक हैवी प्लांट एंड मशीनरी, एक हैवी इंडस्ट्री चाहिए होती है। तो वो इंडस्ट्री चाइना ने कहा था कि आपने हमसे ख़रीदनी है। बाकी $3.15 बिलियन से आप कुछ भी कर सकते हैं, उससे आप चाइना को भी पेमेंट कर सकते हैं और बाकी किसी भी कंट्री को आप या नेशनली या इंटरनेशनली आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि फॉरेन ग्रांट्स एंड डेट्स ये सोसाइटी के लिए बड़ी डैमेजिंग होती हैं क्योंकि इनकी कंडीशंस पाकिस्तान की फेवर में नहीं होती। और एज एन इकोनॉमिस्ट मैं आपसे ये बात बड़ी खुल के कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जिन्होंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ सोर्स से यानी इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन से उन्होंने डेवलपमेंट को अचीव किया हो। मलेशिया ने तब तक डेवलपमेंट को अचीव ही नहीं किया था जब तक कि महातीर मोहम्मद ने ये नहीं कह दिया कि हम जब तक इंटरनेशनली एक पाई भी जब हम पे बैक नहीं कर देंगे तब तक हम डेवलपमेंट या ग्रोथ की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो यानी उन्होंने पहले अपने डेट्स पे किए हैं, देन उन्होंने डेवलपमेंट को अचीव किया। चाइना ने सबसे पहले अपने डेट पे किए थे, देन वो उन्होंने ग्रोथ रेट को अचीव किया, देन उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी पॉलिसीज अनाउंस की थी। तो पाकिस्तान का तो माइंडसेट ही जो है वो इस तरह से है कि वो लोन पे चलने वाले कंट्रीज़ हैं। तो इसलिए पहले लोन पे बैक करें, टैक्सेस को इम्प्रूव करें, रैशनली डिसीजन मेकिंग करें, अनप्रोडक्टिव और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर को अवॉइड करें और रिसोर्सेज की ऑप्टिमल और प्रॉपर एलोकेशन के बाद वो डेवलपमेंट को अचीव करें। तो खैर ये हमारे पास सोर्सेज थे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्पेंडिंग ऑन एक्सपेंडिचर्स।
ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट ने स्टेज 1 पे जो रेवेन्यू अर्न किए हैं उन्हें गवर्नमेंट ने स्पेंड भी करना है। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के 2 पॉइंट हैं, एक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, दूसरा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जिसे हम एक्सपेंसेस कहते हैं। इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, इनमें डिफरेंस आपने ये याद रखना है that investment is the unexpired expenditure whereas the expense is the expired expenditure। यानी इन्वेस्टमेंट ये वो एक्सपेंडिचर है जो आपने कर दिया है लेकिन उसका बेनिफिट आपको अभी नियर फ्यूचर में मल्टीपल टाइम्स मिलता चला जाएगा, जस्ट लाइक रिसोर्सेज। जबकि एक्सपेंसेस जो हैं ये वो एक्सपेंडिचर है जो आपने कर दिए हैं और इसका बेनिफिट एक्सपायर हो गया है, इसका बेनिफिट फर्दर नहीं मिल सकता। तो स्टार्ट करते हैं हम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर से। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में आपको नज़र आ रहा है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसमें पब्लिक सेक्टर स्कूल्स, पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, इसके साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जिसमें आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने हायर एजुकेशन कमीशन को बनाया हुआ है कि जो नेशनल और इंटरनेशनल हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल और फॉरेन फंडिंग करते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है और इस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट आपको शॉर्ट रन में नहीं मिल सकता, ये बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में मिलेगा। और मुझे यहाँ पे एक साइंटिस्ट की एक बड़ी खूबसूरत बात याद आ रही है, that education is the most slowest but most powerful weapon to get development। दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस एंड हेल्थ लेबॉर्ट्रीज, ये यहाँ पे हेल्थ केयर में फॉल करती हैं। ये भी सबसे सिग्निफिकेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेल्थ केयर से आपकी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, जो मैंने तज़किरा किया था, जो 18 से 60 साल के दरमियान बाउंडेड है, वो वर्किंग एज पॉपुलेशन जितनी हेल्दी होगी वो उतनी प्रोडक्टिव होगी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी। अगर आप पुअर इकानमीज़ की बात करें, अगर आप डेवलपिंग इकानमीज़ की बात करें जैसे पाकिस्तान, तो यहाँ पे जो एवरेज एज है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो 60 ईयर्स है। जबकि अगर आप इमर्जिंग या डेवलप इकानमीज़ की बात करें तो उनकी एवरेज एज मोर देन 80 ईयर्स है। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी रहेगी, आपके सोसाइटी में सर्वाइव करने की प्रोबेबिलिटी जितनी हाई रहेगी, आप उतना ज़्यादा इकानमी में रोल प्ले कर सकेंगे। और ऑब्वियसली हेल्थ के स्पिल ओवर इफेक्ट भी हैं। अगर एक बंदा बीमार होगा तो उससे बाकी सोसाइटी के ऊपर भी उसका एक नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी या नेगेटिव स्पिल ओवर इम्पैक्ट जाएगा। और मॉडर्न टाइम पीरियड में कोरोना वायरस की वजह से ये बात करना मुश्किल नहीं है। तो हेल्थ केयर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक एजुकेशन। तीसरे नंबर पे इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड्स, डैम्स, टनल्स, टेलीकम्युनिकेशन, एरोनॉटिक्स, ये सारी चीज़ें फॉल करती हैं। और अगर हम तज़किरा करें वर्ल्ड डेवलप्ड इकानमीज़ का, वर्ल्ड इमर्जिंग इकानमीज़ का, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपिंग या लेस डेवलप कंट्री से बहुत पावरफुल है। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं रुक के आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करके फिर हेल्थ और एजुकेशन से नहीं ली, बल्कि उन्होंने सबसे पहले हॉट और बर्निंग इशू जो कि एजुकेशन और हेल्थ हैं उनको इम्प्रूव किया। उसके बाद उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके इसमें रिकॉर्ड मेकिंग प्रोग्रेस करके देन उन्होंने डेवलपमेंट को अचीव किया। जबकि हमारी मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है वो स्टार्ट ही इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। रोड्स बनाना, डैम्स बनाना, टनल्स बनाना ये सोसाइटी के लिए डैमेजिंग नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन और हेल्थ है। तो बहरहाल ये हमारे इन्वेस्टमेंट हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं। क्योंकि देखें एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्राइवेट प्रोड्यूसर जिनको हमने एज ए सेकंड इकोनॉमिक एजेंट के तौर पर डिस्कस किया था, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक आम इंडिविजुअल, एक आम प्रोड्यूसर जो है वो रोड्स बनाए, कभी भी आपने नहीं देखा होगा। लोग जो एक्सपेंडिचर करते हैं वो अपने घर की प्रीमिसेस के अंदर तो रहते हुए करते हैं, लेकिन वो गली के ऊपर नहीं करते, क्योंकि ये काम करना ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और चारों इकोनॉमिक एजेंट में ये बात भी आप याद रखिएगा कि चारों इकोनॉमिक एजेंट में सिर्फ वाहद गवर्नमेंट है जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं बल्कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है। हाउस होल्ड का ऑब्जेक्टिव यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन है, प्रोड्यूसर्स और ट्रेडर्स का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी है कि बेसिक नीड्स वो लोगों की पूरी करे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पॉइंट है, डेट इज नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, जो मैंने पहले बताया कि ये एक्सपेंसेस हैं। इसमें हमने मेन 3 पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज द इंटरेस्ट ऑन डेट्स एंड लाइबिलिटीज। नंबर 1 जो हमने गवर्नमेंट के सोर्सेज में हमने डिस्कस किया था फॉरेन लोन्स को, तो जो गवर्नमेंट ने लोन्स लिए होंगे उसके ऊपर जो गवर्नमेंट ने डेट सर्विसिंग करनी है यानी इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट का नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इसीलिए हम इकोनॉमिस्ट यही कहते हैं कि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा लोन अवेल करती चली जाएगी एक्सटर्नल सोर्सेज से, गवर्नमेंट के उतने ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ते चले जाएंगे, और जितने ज़्यादा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का साइज उतना स्क्वीज होता चला जाएगा। दूसरे नंबर पे गवर्नमेंट के पास मिलिट्री एंड डिफेंस, जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल लॉ एंड ऑर्डर को या पीस को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती है। इंटरनली अगर आप बात कर लें तो हर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर या फेडरल लेवल के ऊपर जो पुलिस काम कर रही है, रेंजर्स काम कर रही है, ट्रैफिक वार्डन्स काम कर रहे हैं, और बॉर्डर के ऊपर जो आपकी आर्म्ड फोर्सेस काम कर रही हैं, उन आर्म्ड फोर्सेस की वेजेस, सैलरीज, आर्म्स एंड एम्यूनेशंस, एयरक्राफ्ट, सबमरीन्स, बैटलशिप्स, हेलीकॉप्टर्स, टैंक्स, ये जितने एक्सपेंडिचर हैं ये गवर्नमेंट ने पीस को प्रमोट करने के लिए करने हैं। एक्सपेंडिचर ये नॉन डेवलपमेंट है, लेकिन इनका बेनिफिट ऑब्वियसली ये हर एक को मिल सकता है। नंबर 3 हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स है। ट्रांसफर पेमेंट्स मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट ने सीनियर सिटीजन्स को, यानी वो सिटीजन जिनकी एज 60 ईयर्स या इससे ज़्यादा है, गवर्नमेंट ने उनको पेंशन्स प्रोवाइड करनी है, बेनेवलेंस फंड प्रोवाइड करने हैं, जनरल प्रोविडेंट फंड्स प्रोवाइड करने हैं, उन्हें पाकिस्तान रेलवे के ऊपर जो टिकट्स की रिलैक्सेशन देनी है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के थ्रू जो उन्हें सीनियर सिटीजन्स को इंटरनेशनल फ्लाइट्स के ऊपर जो रिलैक्सेशन देनी है। एम्प्लॉइज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूट आपको याद होगा, ये एक इंस्टीट्यूट बनाया है जो सीनियर सिटीजन्स और उनकी फैमिली मेंबर्स को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। ऑब्वियसली ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग जो पाकिस्तान को किसी भी स्टेज पे सर्व कर चुके हैं, प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के ऊपर, रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट ने उनकी हेल्थ का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेक ओवर की है। तो ये भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली इकानमी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन की कैटेगरी में फॉल नहीं करते, तो इसलिए ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। अदर नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स में हमारे पास सब्सिडीज भी आ जाती हैं, यानी बेसिक आइटम्स के ऊपर और मोस्ट अप्रोप्रिएटली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट जब उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा ओवरशूट करती हैं सोसाइटी में, तो 67% कंज्यूमर्स के पोर्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट उसके ऊपर सब्सिडी ऑफर कर देती है। यानी अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 100 रुपीज़ की है, तो मिसाल के तौर पे 70 रुपीज़ जो है वो कंज्यूमर बियर करता है, 30 रुपीज़ गवर्नमेंट बियर करती है। और रिसेंट टाइम्स में आपने देखा कि फ्लोर के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, वीट के ऊपर गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, राइस पे सब्सिडी दी, शुगर के ऊपर सब्सिडी दी, यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशंस को भी बनाया ताकि चीज़ों पे सब्सिडी मिले। गवर्नमेंट ने प्रोड्यूसर्स को भी सब्सिडी दी, यानी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चरिस्ट को, पीजेंट्स को, फार्मर्स को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ट्यूबवेल इंस्टॉल करके दिए, उन्हें फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी दी, यहाँ तक कि उनकी इनकम को जो है वो नॉन टैक्सेबल डिक्लेयर किया, ताकि
अल्टीमेटली लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो ये सब्सिडी भी गवर्नमेंट का नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है जो उसने अपनी पॉकेट से पे करने हैं। तो याद रखिएगा, गवर्नमेंट इकोनॉमिक सोसाइटी का सबसे पिवट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारे पास ट्रेडर्स, और ट्रेडर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये नेट एक्सपोर्ट करते हैं, और हमारे इस सब्जेक्ट में नेट एक्सपोर्ट को सिंबॉलिकली कैपिटल NX के साथ डिनोट किया जाता है। N फॉर नेट एंड X फॉर एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट के या ट्रेडर्स के दो पॉइंट हैं। द फर्स्ट वन इज द आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच इज नोन एज एक्सपोर्ट एंड विच इज फर्दर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर X. The second one is the inflow of goods and services, which is also known as imports, and it is denoted by capital letter M. अब किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ये ज़रूरी है कि उसकी एक्सपोर्ट उसकी इंपोर्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, जिसे बैलेंस ऑफ ट्रेड, ट्रेड बैलेंस या नेट एक्सपोर्ट, आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, दैट नेट एक्सपोर्ट्स आर इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, यानी रिसीट्स और पेमेंट का जो डिफरेंस होगा वो नेट एक्सपोर्ट होगा। और मॉडर्न टाइम पीरियड में आप जानते हैं कि ग्लोबलाइजेशन अपने एक पीक पॉइंट के ऊपर है, यानी पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी एक ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल विलेज की तरह बनी हुई है, और ग्लोबलाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि आप वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो प्राइस इन इलास्टिक है, यानी नेसेसिटी आइटम है। आप ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो पूरी दुनिया को आपसे ही चाहिए, और दूसरे नंबर पे उस प्रोडक्ट की प्राइस लो होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए, जिसे हम जनरली कंपेटिटिवनेस कहते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन आप सिर्फ कंपेटिटिवनेस से अचीव कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट जितनी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा प्राइस इफेक्टिव होगी, जितनी ज़्यादा ड्यूरेबल और क्रेडिबल होगी, जितनी ज़्यादा इनइलास्टिक होगी और जितनी ज़्यादा एफिशिएंट होगी, आप उतनी ही गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करेंगे। और ऑब्वियसली आप जितनी सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंस इकानमी होंगी, आप उतनी ही इंपोर्ट्स कम करेंगे। तो एक्सपोर्ट का साइज जब इंपोर्ट से एक्सीड करेगा तो आपकी नेट एक्सपोर्ट इंप्रूव हो जाएंगी, और इस नेट एक्सपोर्ट से आप डेवलपमेंट या ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। उतनी ही आपके पास फॉरेन रिजर्व्स आ जाएंगे और आपको फॉरेन ग्रांट्स या फॉरेन असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पाकिस्तान के हवाले से अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो पाकिस्तान एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जिसमें मेजर कैश क्रॉप्स हैं। तो यहाँ तक हमने इकोनॉमिक एजर्स को डिस्कस किया है। स्ट्रक्चरल सेक्टर्स और फंडामेंटल मार्केट्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच।